हाँ भाई। हाय साथियों, मेरा नाम विकास चौधरी और आज अपन अपने फिजिक्स स्टडी पॉइंट सुल्ताना के अंदर लास्ट क्लास को रेगुलर करेंगे, जिसके अंदर अपन बात करेंगे बहुल आवेशों के मध्य लगने वाला बल, या जिसको बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्ज, है ना। यदि एक निकाय के अंदर आपके पास दो से अधिक चार्ज है तो उनके मध्य लगने वाला बल है वो आप किस तरीके से फाइंड आउट करोगे, तो उसके बारे में आज अपन बात करने वाले हैं, है ना। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। राजस्थान बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, एनसीईआरटी, आप किसी के लेवल के लिए आप देख सकते हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप ध्यान से समझिए, है ना, गहराई से समझिए और फील विद फिजिक्स विद मी। तो देखिए आपके पास ये कोई सिस्टम है, एक निकाय है एक्स और वाई। इस सिस्टम के अंदर आपके पास दो से अधिक चार्ज है, तो मैंने लेट कर लिया कि आपके पास n चार्ज है। जैसे आपके पास ये चार्ज होगा Q1, सेकंड चार्ज आपके पास होगा Q2, उसी प्रकार आपके पास Q3 होगा, Q4 होगा, लास्ट आपके पास चलता चलता आपके पास है Qn चार्ज। एक सिस्टम है, उसके अंदर आपके पास n चार्ज है ना, n चार्ज है। इनके मध्य जो लगने वाला बल अपन फाइंड आउट करेंगे, तो उस बल को किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है, तो इसके लिए हमारे पास आ जाती है एक सुपरपोजिशन थ्योरम, या जिसको बोल दिया जाता है अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत कि ये अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है, किस तरीके से काम करता है। तो सबसे पहले आपने इस सिस्टम के अंदर आपने n चार्ज आपने लिए हैं, तो इनके अपन पोजीशन वेक्टर की बात करते हैं ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। तो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में इनकी पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगी बच्चा पार्टी, कि आपके पास चार्ज Q1 है तो इसकी पोजीशन वेक्टर आपके पास होगी R1 वेक्टर। उसी प्रकार आपके पास चार्ज Q2 है, इसकी पोजीशन वेक्टर आपके पास होगी R2 वेक्टर। सिमिलरली आपके पास चार्ज N है, मतलब Qn चार्ज है, तो इसकी पोजीशन वेक्टर आपके पास होगी Rn वेक्टर। पोजीशन वेक्टर लेने से फायदा क्या हो जाता है कि चार्ज होते हैं ना, वो एक पॉइंट पे क्या हो जाते हैं, फिक्स हो जाते हैं। फिक्स होने का मतलब आप समझ सकते हो कि इनकी डायरेक्शन और इनकी पोजीशन होती है ना, वो चेंज नहीं होती है। मतलब इनकी जो डायरेक्शन होगी वो आपके पास R1 वेक्टर की डायरेक्शन में होगी और इनकी ओरिजिन के रेस्पेक्ट में डिस्टेंस होगी R1। सिमिलरली आपके पास Q2 चार्ज है, इसकी डिस्टेंस R2 है और इसकी डायरेक्शन आपके पास R2 की जो डायरेक्शन होगी वो होगी, है ना। तो डायरेक्शन भी चेंज नहीं होगी और इनकी डिस्टेंस भी ओरिजिन के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं होगी। तो अपन बोल सकते हैं कि चार्ज आपके पास क्या है, यहाँ पर फिक्स है, स्थिर आवेश है। और क्योंकि आवेश के मध्य जो बल लगता है, कूलाम बल या स्थिर विद्युत बल, वो क्या होता है कि स्थिर आवेशों के मध्य ही क्या करता है, काम करता है। गतिशील आवेश हो जाएगा तो वहां पर तो आपके पास जो मैग्नेटिक फोर्स हो जाता है वो एप्लीकेबल हो जाता है। तो अपन मैग्नेटिक फोर्स को एक बार नेग्लेक्ट करते हैं, है ना, स्थिर फोर्स की ही बात करेंगे, ठीक है। तो इन फोर्सों के बीच में जो बल लगेगा वो किस तरीके से ज्ञात करेंगे। तो अब आप समझिए कि ये चार्ज Q1 है, वो इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करता है। सिमिलर आपके पास Q2 Q1 के ऊपर अप्लाई करता है, बीच में Q3 पहुंच गया, Q3 Q2 के ऊपर लगाने लग गया और Q3 Q4 के ऊपर। इस तरीके से मामला क्या हो जाता है, जटिल हो जाता है। तो इसको समझने के लिए अपन यूज करते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। तो अध्यारोपण का सिद्धांत की बात करें अपन, तो इस निकाय के अंदर अपन क्या करेंगे, एक परीक्षण आवेश टेस्ट चार्ज का इमेजिनेशन करेंगे, कल्पना करेंगे। यहां पर एक आपके पास क्या लेके आया, परीक्षण आवेश। उस परीक्षण आवेश को आप बोलते हो Q0, ये जिसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज लाने से फायदा क्या हो जाएगा, टेस्ट चार्ज ऐसा चार्ज है कि ये तो किसी के ऊपर फोर्स नहीं लगाता है, पर कोई दूसरा चार्ज इसके ऊपर क्या लगा सकता है, फोर्स लगा सकता है। भाई आप सीधा सीधा ऐसे समझो, जैसे अपने रूम में है, आपके पास 5 बच्चे हैं, है ना, और मैं उनको ये कहूं कि आप देखो आपके अंदर कुल टोटल कितना फोर्स है। कोई किसी के, है ना, किसी के साथ माराकुटी करेगा, कोई किसी के साथ करेगा, टोटल फोर्स का पता नहीं चलेगा। तो फिर क्या करते हैं, अपन बाहर से कोई व्यक्ति पकड़ के लेके आते हैं और उसको लाकर आपने बैठा दिया। तो ये ऐसा है, ये तो किसी के साथ माराकुटी नहीं करेगा, है ना, पर ये सभी चार्ज इसके ऊपर क्या करेंगे, फोर्स एप्लीकेबल करेंगे। मतलब इसके ऊपर तो सभी जो रूम के अंदर जितने भी कैंडिडेट है ना, वो फोर्स लगाएंगे, पर ये किसी के ऊपर फोर्स नहीं लगाता है ना। तो ये चार्ज ऐसा होता है। तो अब देखिए सबसे पहले नंबर आया Q1 का, तो Q1 आपके पास पहुंचा, इसके ऊपर उसने फोर्स लगाया, उस फोर्स को आपने बोल दिया F01 वेक्टर। उसके बाद में आपके पास नंबर आता है Q2 का, तो उसने फोर्स लगा दिया आपके पास F02 वेक्टर। इसी प्रकार आपके पास आ गया लास्ट में N चार्ज F0N वेक्टर।
अब देखिए आपने ये चार्ज लिया Q0, तो इसकी पोजीशन भी आपको क्या करनी पड़ेगी, फिक्स करनी पड़ेगी। तो इसकी भी अपन पोजीशन ओरिजिन के रेस्पेक्ट में लेते हैं वर्साबाइलिटी, और वो आपके पास क्या हो जाती है, Q0 चार्ज है तो R0 वेक्टर। वापिस देख लीजिए, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है XY, इसके अंदर आपके पास n चार्ज है, Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6, एट लास्ट आपके पास n चार्ज है। इनके बीच में आपको फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड आउट करना है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड आउट करने के लिए अपन क्या करते हैं, सुपरपोजिशन जो थ्योरम होती है उसका यूज करते हैं, अध्यारोपण का सिद्धांत। तो अध्यारोपण का सिद्धांत यूज करने के लिए अपन इस निकाय के बाहर से एक परीक्षण आवेश लेके आते हैं। अभी परीक्षण आवेश का देखो बच्चावाटी काम क्या होता है, ये तो किसी के ऊपर फोर्स नहीं लगाता है, पर जो अन्य आवेश इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं ना, तो वो उसको फील करता है। फिर इसको ये पूछा जाता है कि तेरे को टोटल फोर्स कितना लगा, तो ये कहता है कि इन सभी को आप क्या कर लो, आप ऐड कर लो, ठीक है ना। इस तरीके से अपन इसकी बात करते हैं। तो देखिए F01 वेक्टर हो गया, F02 हो गया, F03, F04, F05, लास्ट आपके पास F0n वेक्टर हो गया। तो अपन बात करते हैं सबसे पहले कि ये अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है। सिद्धांत देखिए एग्जाम के अंदर अगर आ जाता आपके पास बहुल आवेशों के मध्य लगने वाला बल, है ना, या अध्यारोपण का सिद्धांत, तो सबसे पहले आपको डायग्राम बनाना है, और डायग्राम बनाने के बाद आपको थ्योरी लिखनी है कि माना XY एक निकाय या निर्देश तंत्र है जिसके अंदर आपके पास Q1 Q2 Q3 Q4 एटलीस्ट Qn आवेश उपस्थित है, जिनकी मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश या पोजीशन वेक्टर क्या नाम है, R1 वेक्टर, R2 वेक्टर, R3 वेक्टर और एटलीस्ट Rn वेक्टर है, ठीक है। इसके लिए अपन एक निकाय के अंदर परीक्षण आवेश की कल्पना करते हैं जिसकी मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश कितनी है, R0 वेक्टर है। फिर इस परीक्षण आवेश पे लगने वाला कुल बल अन्य आवेशों द्वारा लगाए गए अलग अलग बलों के सदिश योग के तुल्य होता है। बात आ जाती है कि सदिश योग क्यों, क्योंकि बल होता है आपके पास, फोर्स होता है, वो आपके पास वेक्टर क्वांटिटी होती है, और वेक्टर क्वांटिटी होती है तो वो आपके पास वेक्टर सम लोगों को क्या करती है, फॉलो करती है। इस चीज को आप नोटिस कीजिए कि फोर्स होता है ना, वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, और वेक्टर क्वांटिटी होती है तो वेक्टर सम लोगों को क्या करेगी, फॉलो करेगी। तो अपन बात करेंगे अध्यारोपण का सिद्धांत। तो क्या कहता है कि किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाला कुल बल देखिए लिखते हैं, किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाला कुल बल निकाय में उपस्थित अन्य आवेशों द्वारा लगाए गए अलग अलग बलों के सदिश योग के तुल्य होता है, मतलब ये वर्ड्स बहुत काम का है। सदिश योग आपको ये लिखना जरूरी है। क्यों जरूरी है, क्योंकि आपके पास आप फोर्स की बात कर रहे हो, फोर्स आपके पास कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, और जो वेक्टर क्वांटिटी होती है ना, वो आपके पास सदिश योग नियम का पालन करती है, मतलब वेक्टर सम लोगों को क्या करती हैं, फॉलो करती हैं। तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट आप क्या बोल सकते हो कि जो टोटल फोर्स होता है F वेक्टर मान लिया मैंने, इस परीक्षण आवेश पर जो अलग अलग बल लग रहे हैं, जैसे Q1 लगा रहा है F01 वेक्टर, Q2 लगा रहा है आपके पास F02 वेक्टर, Q3 लगा रहा है F03 वेक्टर, एटलीस्ट आपके पास nवा आवेश लगा रहा है Q आपके पास F0n वेक्टर। तो टोटल फोर्स कितना हो जाएगा, F01 वेक्टर प्लस F02 वेक्टर, एटलीस्ट आपके पास चला जाएगा F0n वेक्टर। ये कहता है आपको अध्यारोपण का सिद्धांत, ठीक है। अब आपको क्या करना है, F01 वेक्टर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, F02 वेक्टर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, F03 वेक्टर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो वो देखते हैं अपन किस तरीके से करेंगे, और वैल्यू फाइंड आउट करके अपन इसके अंदर पुट आउट कर देंगे। अब मैं इसको रफ कर रहा हूं, एक बार वापस देख लो कि किसी परीक्षण आवेश पर, या आपके पास क्या होगा, परीक्षण आवेश, किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाला कुल बल निकाय में उपस्थित अन्य आवेशों द्वारा अलग अलग लगाए गए बलों के सदिश योग के क्या होता है, तुल्य
होता है। साहब ये एक ऐसा आवेश होता है, ये तो किसी के ऊपर फोर्स नहीं लगाता, पर इसके ऊपर क्या करते हैं कि सारे के सारे आवेश क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं। मान लो जैसे हमारे पास 4-5 बच्चे कमरे में बैठे हैं और मैं कहूँ कि आप अपने फोर्स बताइए कितना है, तो क्या कहेंगे सर आप आओ और बैठो और दिखाते हैं आपके फोर्स कितना है। तो बारी बारी से आकर मान लो किसी ने 5 दिए, किसी ने 10 दिए, किसी ने 15 दिए, एटलीस्ट अपन लास्ट में देखते हैं कि टोटल फोर्स कितना होता है, तो सभी को क्या कर लेते हैं, अपन सम कर लेते हैं, उनका योग कर लेते हैं। ऐसा ही इसके अंदर है कि इसके ऊपर लगने वाला कुल बल क्या होता है कि अलग अलग बलों के सदिश योग के क्या होता है, तुल्य होता है ना। इस चीज को नोटिस करना है। स्टेटमेंट आपको बिल्कुल भी नहीं रटना है, आपको समझना है कि इस परीक्षण आवेश पर लगने वाला कुल बल अन्य आवेशों द्वारा अलग अलग लगाए गए बलों के क्या होता है, सदिश योग के तुल्य होता है। इस चीज के ऊपर आपको क्या करना है, फोकस करना है। ठीक है, तो ये इसका आपके पास स्टेटमेंट हो गया और इस स्टेटमेंट के बाद में अपन इन सभी फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है ना, तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट आपने ये चीज लिख दी है, मैं रफ कर रहा हूं भाई। अगर जिसको लिखना हो वो एक बार पॉज करके इसको नोट भी कर सकता है। तो हमारे पास क्या था कि जो टोटल फोर्स था F वेक्टर इक्वल टू क्या था, F01 वेक्टर प्लस F02 वेक्टर, एटलीस्ट चलता जा रहा था आपके पास F0n वेक्टर। इसको अपन इक्वेशन दे देंगे फर्स्ट। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या होगा कि F01 वेक्टर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, F02 वेक्टर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, F03 वेक्टर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और एटलीस्ट चलते जाएंगे F0n वेक्टर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूं F01 वेक्टर। तो F01 वेक्टर आपके पास क्या है कि Q0 आवेश पर Q1 आवेश द्वारा लगाया गया स्थिर विद्युत बल या कूलम्ब बल। देखिए बच्चा पार्टी, तो मैं बात करूं कि Q0 आवेश पर Q1 आवेश द्वारा लगाया गया कूलम्ब बल। अब देखिए वो आपके पास है F01 वेक्टर इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है फोर्स का, KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो उसको R कैप से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। वो मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, है ना, ये सब क्यों होता है वो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बता दिए हैं। अगर कोई डाउट हो ना तो लास्ट वीडियो आप एक बार वापस रिवाइज के लिए देख लीजिए। बात करेंगे F01 वेक्टर, तो हमारे पास दो चार्ज है, एक तो Q1 है और एक आपके पास क्या है Q0 है। तो इन दोनों आवेशों की मध्य लगने वाला बल, फोर्स का फॉर्मूला यूज करेंगे K Q0 Q1 अपॉन R स्क्वायर और R कैप। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि F01 है तो इसको मैं बोल देता हूं R01 स्क्वायर और ये भी क्या हो गया R01 कैप। इक्वेशन आपके पास क्या आ गई, सेकंड आ गई। इसी प्रकार सिमिलरली आपके पास आ गया Q0 आवेश पर Q2 आवेश द्वारा लगाया गया कूलम्ब बल। तो चपाटी आपके पास क्या आ जाएगा, F02 वेक्टर इक्वल टू KQ0 Q2 अपॉन R02 स्क्वायर R02 कैप। सेम यही आपके पास 1 की जगह क्या आ गया, 2 आ गया, तो अपन लिख देते हैं KQ0 Q2 अपॉन R02 स्क्वायर R02 कैप। इक्वेशन सेकंड आ गया। इसी तरीके से अपन F03 फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या आ जाएगा Q0 Q3 अपॉन R03 स्क्वायर R03 कैप। ठीक है, उसके बाद में इसी प्रकार चलते जाएंगे अपन एटलीस्ट, तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि Q0 आवेश पर Qn आवेश द्वारा लगाया गया स्थिर विद्युत या कूलम्ब बल। तो आप बताइए एक बार कितना होगा, ट्राई कीजिए खोज करके, क्या हो सकता है। देखिए F0n वेक्टर इक्वल टू K Q0 Qn अपॉन R0n स्क्वायर R0n कैप। ये सारे के सारे फोर्स आपके पास आ गई। लैंग्वेज आप लिख लेना भाई, Q0 आवेश द्वारा Q0 आवेश पर Qn आवेश द्वारा लगाया गया बल, स्थिर विद्युत बल या कूलम्ब बल, ये फॉर्मूला गया। तो ये सारी की सारी इक्वेशन आ गई, इक्वेशन सेकंड थर्ड और ये अपने पास क्या होगी, फोर्थ होगी, सेकंड ये थर्ड फोर्थ। तो अब हमें क्या करना है, इक्वेशन सेकंड थर्ड एंड फोर्थ से वैल्यू उठानी है और इक्वेशन फर्स्ट में पटकनी है बस।
आप पटक दो इसको और देखते हैं पटकने के बाद क्या होती है इसकी इक्वेशन फर्स्ट की हालत। तो इसको एक बार मैं रफ कर रहा हूँ नीचे से, है ना, क्योंकि अपने पास जगह की थोड़ी सी कमी है ना, फिर भी करेंगे धीरे धीरे हर चीज में इंप्रूवमेंट करेंगे। देखिए सारे के सारे वैल्यू इक्वेशन सेकंड थर्ड एंड फोर्थ से वैल्यू रखोगे तो इक्वेशन फर्स्ट की क्या हालत होती है। देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वैल्यू रखने के बाद मैं बात कर रहा हूँ एफ वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा के Q0 Q1 अपॉन R01 स्क्वायर R01 है। सेम आपके पास F02 की तरह आ जाएगा के Q0 Q2 अपॉन R02 स्क्वायर R02 है। इस तरीके से आपके पास चलता जाएगा और लास्ट आपके पास क्या आ जाएगा F01 मतलब कि के Q0 Qn अपॉन R01 स्क्वायर R01 है ना। हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। सभी के अंदर आपके पास देखिए प्लस 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 चल रहा है ना। अभी देखते हैं इसको थोड़ा और भी सोल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो इसके अंदर भी के Q0 है, इसके अंदर भी के Q0 है, इसके अंदर भी के Q0 है, तो क्या किया जाए कॉमन ले लो आप, है ना। तो कॉमन लोगे के Q0, है ना। तो देखते हैं क्या स्थिति होती है इसकी। एफ वेक्टर इज इक्वल टू के Q0 आपने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या बचा बचा पार्टी, एक तो Q1 बच गया, एक R01 स्क्वायर R01 है। सेम यहाँ पर क्या बचेगा Q2 अपॉन R02 स्क्वायर R02 है। चलता जाएगा आपके पास, लास्ट क्या आ जाएगा स्टेप Qn अपॉन R01 स्क्वायर R0n है। ये स्टेप आ गया। इसको थोड़ा और भी सोल्व कर सकते हैं। के Q0 आपके पास कॉमन है ना। सभी के अंदर देखिए प्लस 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 चल रहा है, तो प्लस को अपन किससे लिख सकते हैं, समेशन से। प्लस को आप किससे लिख सकते हो, समेशन से, है ना। तो प्लस का मतलब समेशन, तो मैंने क्या लिख दिया इसको समेशन लिख दिया, ठीक है। तो देखिए सभी के अंदर क्यू है तो चीज सेम होती है ना। अब आप वो लिखो इसके अंदर भी क्यू है, देखो इसके अंदर भी क्यू है, तो चीज चेंज हो रही है, मैं लिख रहा हूँ। देखो यहाँ पर 1 2 3 ये सब चेंज हो रहा है ना। जो सेम हो रही है वो मैंने लिख दिया, क्यू लिख दिया। एक सभी के अंदर आर स्क्वायर आ रहा है और सभी के अंदर आर कैप आ रहा है। देखते हैं अब सर ये 1 है ना, यहाँ पर भी 1 आ रहा है और यहाँ पर भी 1 आ रहा है, यहाँ पर 2 2 2 मतलब ये सब चेंज हो रहा है ना। सेम एक क्या रह रहा है आपके पास, देखो 0 1 मतलब सभी के अंदर 0 0 0 सभी के अंदर चल रहा है, तो ये भी लिख देता हूँ 0 और आपके पास 0। बाकी की सारी आपके पास जो क्वांटिटी है वो चेंज हो रही है। देखो 1 1 1 2 आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 और यहाँ पर 2 आ गया। उसी प्रकार n n n आ गया आपके पास, है ना। तो सभी के अंदर देखो आ रहा है सेम 1 1 1 जो चेंज हो गया रहा है, 2 2 2 3 3 3 लास्ट आपके पास n n n सभी के अंदर सेम आ रहा है। तो इसको अपने क्या कर लेते हैं, रिलेट कर लेते हैं कि सभी के अंदर सेम आपके पास, उसको आपने i मान लिया। और i की वैल्यू कहां से स्टार्ट हो रही है, i स्टार्ट हो रहा है आपके पास 1 से लेकर n तक जा रहा है लास्ट, है ना। ये इसकी लोअर लिमिट हो गई और ये इसकी क्या हो गई, अपर लिमिट हो गई, लोअर लिमिट अपर लिमिट। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स था बिटवीन मल्टीपल चार्ज या बहुल आवेशों के मध्य लगने वाला बल। एक बार मैं आपको जल्दी से रिवाइज फिर करवा देता हूं कि एक निकाय है एक्स वाई, इसके अंदर आपके पास बहुत सारे आवेश हैं, सब n आवेश हैं, Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 एटलीस्ट Qn आवेश हैं, जिनकी मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश या पोजीशन वेक्टर आपके पास कितनी हो जाएगी, R1 वेक्टर, R2 वेक्टर, R3 वेक्टर, R4 वेक्टर, एटलीस्ट Rn वेक्टर। तो इनके बीच में जो बल निकालेंगे अपन, कूलम्ब बल, है ना। तो क्या होगा कि निकाय के बाहर से अपने परीक्षण आवेश लेके आते हैं। परीक्षण आवेश मतलब Q0 आवेश। फिर क्या कहेंगे कि ये एक ऐसा आवेश होता है कि ये तो किसी के ऊपर फोर्स नहीं लगाता है, फिर इसके ऊपर सारे के सारे आवेश फोर्स लगाते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले Q1 आवेश पहुंचा, उसने फोर्स लगा दिया, F01 वेक्टर, फोर्स की डायरेक्शन आपके पास ये हो जाएगी। Q2 आवेश पहुंचा, उसने आपने फोर्स लगा दिया, फोर्स की डायरेक्शन ये हो गई, F02 वेक्टर। और Q3 Q4 लास्ट Q0n वेक्टर, F0n वेक्टर। और ये सब जो फोर्स होते हैं वो आपके पास सेंट्रल फोर्स होते हैं, है ना। क्योंकि फोर्स होता है ना कूलम्ब फोर्स, वो आपके पास क्या होता है कि केंद्रीय बल होता है, कि उनकी डायरेक्शन होती है ना, वो क्या होती है सेंटर टू सेंटर, सेंटर टू सेंटर और सेंटर टू सेंटर, ऐसा बोलेंगे, ठीक है ना। तो अब ये सब आपके पास आप निकालोगे अध्यारोपण के सिद्धांत से। अध्यारोपण के सिद्धांत का स्टेटमेंट क्या था, किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाला कुल बल, किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाला कुल बल निकाय में उपस्थित अलग अलग आवेशों द्वारा लगाए गए बलों के
सदिश योग के तुल्य होता है, जब आर्टिकल एफ वेक्टर सभी के सदिश योग के। अब क्वेश्चन आपके दिमाग में ये राइज हो रहा है, वैसे सदिश योग करना जरूरी है क्या? हाँ जरूरी है, क्योंकि आपके पास फोर्स कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो वेक्टर क्वांटिटी होगी तो वो वेक्टर सम लॉ को क्या करेगी? फॉलो करेगी। इस चीज के ऊपर भी अपन नोटिस करेंगे। तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपने ये बात लिख ली और फिर आपने क्या किया? F01 वेक्टर की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, F02 की कर ली, F03 की कर ली। ये सारी की सारी वैल्यू आपने यहाँ पर क्या कर दी? पुट आउट कर दी। पुट आउट कर दी तो जो कॉमन आ रहा था यहाँ पर KQ0 कॉमन आ रहा है, KQ0 कॉमन आ रहा है, KQ0 कॉमन आ रहा है, तो आपने क्या ले लिया? कॉमन ले लिया। जो बचता उसको बचा लिया, जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लिया। सभी के अंदर क्या चला? प्लस 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 चल रहा है। तो प्लस को अपन क्या बोल सकते हैं? मतलब आर्टी समेशन, तो उसको आपने लिख दिया समेशन। अब ये देखिए जहाँ पर सेम रहता है ना, उसको अपन एज इट इज लिख लेते हैं। जैसे Q इसके अंदर भी है, इसके अंदर R² सेम है और इसके अंदर R कैप आ रहा है। साथ में इसमें देखो 0 0, इसमें भी आपके पास 0 0, इसमें भी 0 0, तो उस 0 को भी मैंने क्या रख दिया? सेम रख दिया। अब वेरी क्या कर रहा है? चेंज क्या कर रहा है? 1 1 1 2 2 2। आपके पास लास्ट n n n, इसको आपने क्या मान लिया? I मान लिया और इसमें भी I मान लिया। तीनों के अंदर I मानने का कारण क्या था? क्योंकि तीनों के अंदर आपके पास क्या रहता है? सेम 1, इसमें 1 और इसमें 1, तो तीनों जगह आपने क्या मान लिया? I मान लिया। और I की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से n तक। ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकते हो कि इस k की वैल्यू रख देना, क्योंकि आप करके लिख देना k इक्वल टू क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है ना। तो ये हमारे पास था इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्ज या बहुल आवेशों के मध्य लगने वाला बल, है ना। आज अपन इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक डाइपोल, है ना। ये सब हमारे पास रेगुलर चलेगा। तो आपको अगर अच्छे से फिजिक्स सीखनी है ना, अच्छे से फिजिक्स सीखनी है, तो आप क्लास रेगुलर लेते रहिए, है ना, तथा आप क्या करते रहिए? पढ़ते रहिए, है ना। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में वो जरूर बताइए, है ना। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं कल। ठीक है, थैंक यू।